दुनिया में छात्रों के सबसे बड़े संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर लिखी गई पुस्तक ध्येय यात्रा ने मार्केट में आने से पहले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। रिलीज से पहले ही 2 खंडों की इस पुस्तक की लगभग 1.5 लाख कॉपियों की प्री बुकिंग के ऑर्डर दर्ज किए गए। दिल्ली में यह पुस्तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवा दत्तात्रेय होसबले की उपस्थिति में आज शाम रिलीज हो रही है। एबीवीपी के 7 दशक से अधिक के इतिहास पर लिखी यह पुस्तक भारत के जीवंत छात्र आंदोलन का ग्रंथ है। आतंकवाद के खिलाफ कड़ा निर्णय लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकवादी संगठन उम्र मुजाहिदीन के प्रमुख कमांडर मुश्ताक अहमद जरगर को आतंकवाद विशेष अधिनियम कानून के तहत डेजिग्नेटेड आतंकवादी घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय ने पिछले दिनों कुख्यात आतंकवादी सरगना हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद को भी डेजिग्नेटेड आतंकवादी घोषित किया था। जरगर वही आतंकवादी है जिसने 1985 के दौरान कश्मीर घाटी में भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां चलाई थी। जरगर ने अपने गुट के साथ 12 दिसंबर 1989 को भारत के तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद का अपहरण भी किया था। उसे छोड़ने के बदले उसने अपने 5 साथियों की रिहाई करवाई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चेतावनी देते हुए कहा है कि उनकी सरकार दंगों में लिप्त किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेगी। उन्होंने हाल ही में खरगोन में हुई हिंसा में कथित तौर पर शामिल लोगों के अवैध ढांचों को गिराने की कार्रवाई को भी उचित ठहराया है। उल्लेखनीय है कि रामनवमी समारोह के दौरान आगजनी और पथराव की घटनाओं के बाद रविवार शाम से खरगोन में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस ने हिंसा के सिलसिले में अब तक 121 लोगों को गिरफ्तार किया है। खरगोन में प्रशासन ने जुमे के रोज घर पर ही नमाज पढ़ने की अपील की है। कहा गया है कि किसी को भी मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन को और चुस्त करने के लिए कल देर रात पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। प्रदेश सरकार ने मेरठ, संभल, सिद्धार्थनगर, कानपुर देहात, देवरिया व रायबरेली के जिलाधिकारी बदल दिए हैं। बताया गया है कि मेरठ, देवरिया व रायबरेली के जिलाधिकारियों को हटाकर प्रतीक्षारत कर दिया गया है, जबकि कई जिलों में डीएम को दूसरे जिले की भी कमान दी गई है। सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी दीपक मीणा को मेरठ व संभल के जिलाधिकारी राजीव रंजन को जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर बनाया गया है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि धर्म संसद मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया जाए। इस मामले पर जवाब दर्ज कराते हुए पुलिस ने कहा है कि याचिका दायर करने वाला पुलिस या किसी और एजेंसी के पास जाने की बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इस तरह वो ना तो शिकायत करता है न ही पीड़ित। दक्षिणी दिल्ली की डीसीपी ईशा पांडे की तरफ से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि याचिकाकर्ता कुर्बान अली की याचिका 2 कार्यक्रमों के बारे में है। एक कार्यक्रम 17 दिसंबर 2021 को हरिद्वार में हुआ था और दूसरा 19 दिसंबर 2021 को दिल्ली के गोविंदपुरी क्षेत्र में। पुलिस ने कहा है कि 17 दिसंबर का कार्यक्रम दूसरे राज्य का है, इसलिए उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, लेकिन उसने 19 दिसंबर को हुए कार्यक्रम की बारीकी से जांच के बाद पाया है कि याचिका में लगाए गए आरोप सही नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन की एक जांच के सिलसिले में केरल के कट्टर मजहबी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि एम.के. अशरफ नाम के इस मजहबी उन्मादी को धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मंगलवार को केरल से गिरफ्तार किया गया था। कल अशरफ को लखनऊ की एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे 19 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। सत्ता से बेदखल हुए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें अभी और बढ़ सकती हैं। पता चला है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर देशद्रोह के मुकदमे चलाए जा सकते हैं। इमरान ने अपने विरोधियों से लड़ने में संविधान के जिन प्रावधानों की अनदेखी की, अब वे ही उनके खिलाफ देशद्रोह के मामले में आरोपों की वजह बन सकते हैं। जबकि नए प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ ने पिछले दिनों कहा था कि प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध बदले की कार्रवाई नहीं की जाएगी। पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता ने कल एक बयान में कहा कि इमरान खान की साजिशी चिट्ठी के दावे में साजिश शब्द का कहीं जिक्र नहीं था। प्रवक्ता ने कहा कि सत्ता छोड़ने की शर्तों के साथ सेना ने नहीं बल्कि खुद इमरान खान ने सेना से संपर्क किया था। सेना के प्रवक्ता ने यह दावा भी किया कि पाकिस्तान में अब कभी सेना का शासन नहीं लगेगा। भारत की सुप्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस ने कल एक घोषणा करते हुए कहा कि वो अपना कारोबार रूस से बाहर ले जा रही है। इन्फोसिस के सीईओ सलील पारेख ने बताया कि रूस में हमारे जितने भी सेंटर हैं, उन सभी जगहों से हमने अपना पूरा कारोबार रूस से बाहर ले जाना शुरू कर दिया है। रूस में अब हमारे 100 से भी कम कर्मचारी रह गए हैं। हम किसी भी रूसी कंपनी के साथ काम नहीं कर रहे हैं।
यूक्रेन ने रूस के सबसे मारक युद्धपोतों में से एक मॉस्कवा को मार डुबाने का दावा किया है। यूक्रेन के मुताबिक उसने नेपच्यून मिसाइलों से मॉस्कवा को निशाना बनाया और उसे बर्बाद कर दिया। काले सागर से रूस लगातार यूक्रेन पर इसी युद्धपोत से हमले कर रहा था। हालांकि रूस ने इस हमले की बात को नहीं माना। रूस के अनुसार युद्धपोत पर हथियारों के जखीरे में किसी कारण से आग लगी, जिसके बाद धमाके हुए और पोत काला सागर में डूब गया। मॉस्कवा स्लावा क्लास मिसाइल क्रूजर था। इसमें एंटी शिप मिसाइल, टॉर्पीडो और हैवी गन्स थी।